हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी। लास्ट सेशन में हमने ब्यूरोक्रेसी की फीचर्स की एंड आज हम इस सेशन में ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वीवर्स थ्योरी करेंगे और इसमें मैक्स वीवर की जो मेन बेसिक आइडिया है वो करेंगे। इसकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिससे ब्यूरोक्रेसी है वो आइडल बनती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश होती है उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस सेशन में हम मैक्स वीवर के व्यू ही करेंगे। तो जो मैक्स वीवर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैक्स वीवर वो तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही एफिशिएंट मानते हैं। वो कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर ब्यूरोक्रेसी ना हो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव ही नहीं कर सकते हैं। तो हर एक में बेसिक क्या बन जाता है? ब्यूरोक्रेसी ही बन जाती है। मैक्स वेबर वेस्टर्न जर्मनी के सोशलिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, जूरिस्ट थे, इन्होंने लॉ भी किए थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी पीएचडी की थी। तो इस तरह इन्होंने बहुत सी कॉन्सेप्ट इनको क्लियर थे, इसीलिए इन्होंने जब इनका इंटरेस्टेड एरिया इंक्रीज होता है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक स्ट्रक्चर में जाते हैं जिसमें इनको ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली डिफाइन करते हैं। इनसे पहले किसी भी थिंकर ने ब्यूरोक्रेसी को इतनी अच्छी डिटेल में डिस्कस नहीं किया जितना मैक्स वीवर ने किया है। तो इसको रियलिस्टिक अप्रोच बनाने का काम किसने किया है? मैक्स वीवर ने ही किया है। तो इन वेवर्स वर्ड वो क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिसर्स। जितने भी अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी होती है? ब्यूरोक्रेसी ही होती है। तो वेबर हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वेबर क्या कहते हैं? वे जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत ही एफिशिएंट होती है। वो कहते हैं एफिशिएंट क्यों होती है? इसके बहुत से कॉजेस हैं। बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसीजन, जो इसकी एग्जैक्टनेस है, जो अपना काम अच्छे टाइम पर करते हैं, इनकी स्पीड की वजह से, इनकी कंसिस्टेंसी की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स की वजह से, कॉन्टिन्यूटी, यूनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ सीक्रेसी, कोऑर्डिनेशन, इन सब बातों के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है एफिशिएंट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्यूरोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी के बिना ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रन हो ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसने डिफाइन की हैं? मैक्स वीवर ने डिफाइन की हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो वो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही आइडल मानते हैं। इसीलिए जो फीचर्स दी हैं आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी की फीचर्स दी गई हैं। तो जो हमने लास्ट सेशन में फीचर्स की थी वो कौन सी थी? नॉर्मल फीचर्स थी जिसमें मैक्स वीवर के व्यूज भी आते थे एंड अदर थिंकर के व्यू भी इंक्लूड किए गए थे। लेकिन अगर हम ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वीवर का मॉडल करते हैं उसमें सिर्फ यही कैरेक्टरिस्टिक्स है यही इंक्लूड होंगी। तो अगर आप E1 देख रहे हो, E2 देख रहे हो, जो एलिमेंट्स हैं, मैक्स वीवर ने कुछ एलिमेंट्स भी बताए हैं तो इसको हम बाद में बात करते हैं। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज बाउंड बाय रूल्स। जो ब्यूरोक्रेसी है जो रूल्स के थ्रू बाउंड होती है, जो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती है, जो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करती है। इसके जो रूल्स होते हैं अब्स्ट्रैक्ट रूल्स होते हैं, हर एक काम रूल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो जिस सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर देयर ऑफिशियल एक्शन, जितने भी जिन ऑफिशियल एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, ये सब कुछ क्या होते हैं? डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो वो ब्यूरोक्रेसी ही फॉलो करती है। इनकी कोई भी डिसीजन में पर्सनल डिस्क्रिप्शन भी नहीं होती है। तो सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। देन इज फेयर ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मीनिंग कैपेबिलिटीज हो जाती हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिकली वर्क करते हैं, जो बहुत कैपेबल होते हैं। अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर में स्पेशलाइजेशन होती है। एक काम आप डेली बार बार करते जाते हो, उसमें आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर की सिस्टमैटिक
डिवीजन भी किसने की है? मैक्स वीवर ने की है। मैक्स वीवर यही कहते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी है, अपना रिपीटेड काम करती है, जो स्पेसिफिक हो जाती है, सिस्टमेटिकल डिवीजन ऑफ लेबर होती है, पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ लेबर है जे काम करती है, काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी हम उठा सकते हैं अगर हमारे पास पावर हो, तो इसीलिए जो कैपेबल होती हैं, तो हर एक चीज सिस्टमेटिकली डिवाइड होती है। जो इनकी अथॉरिटी होती है वो कौन सी अथॉरिटी होती है? लीगल अथॉरिटी होती है। इनको जो अथॉरिटी, इनको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगलाइज है। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। तो इसमें क्या है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितना भी काम होता है हायरार्की के बेस पर होता है। मीनिंग टॉप मैनेजमेंट है वो किस पर? मिडिल मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। मिडिल किसको कंट्रोल करती है? लोअर को करती है। एंड हर एक एम्प्लॉय है वो अपने से ऊपर सीनियर है, उसकी कंट्रोल सुपरविजन के अंडर काम करता है। तो हायरार्की का प्रिंसिपल ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे से फॉलो होता है। देन नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, तो इसके लिए कहते हैं ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, क्योंकि जो पावर को, अथॉरिटी को यूज करते हैं, पावर अथॉरिटी को यूज करने का बेस क्या है? इनकी नॉलेज। अगर आप पावर यूज करना चाहते हो, पहले आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज के लिए डे टू डे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के लिए आपको किसकी जरूरत है? ट्रेनिंग की है। आप चाहे जॉब में भी हो तो भी ड्यूरिंग जॉब आपको क्या जरूरत है? ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ट्रेनिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। देन इम्पर्सनल डिटैचमेंट, इसका मीनिंग है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके जितने भी ऑफिस के काम हैं, उसमें जे पर्सनली अपनी अटैचमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जे जो भी बातें करते हैं रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के बेस पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो जो डिसीजन लेने हैं रूल्स के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो इनका अपना कोई भी पर्सनल फेवर या डिसफेवर नहीं हो सकता है। इम्पर्सनल डिटैचमेंट इन द सेंस दैट authority is exercised by the officials in their official capacity, तो ऑफिशियल कैपेसिटी के थ्रू ही जी डिसीजन लेते हैं, ना कि जे इंडिविजुअल कैपेसिटी के बेस पर कोई डिसीजन लेते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी का मीनिंग क्या हो गया कि जे अपनी मर्जी से डिसीजन लेना जे नहीं कर सकते हैं। तो इनको अपने ऑफिस की गरिमा को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है। तो इसमें आता है सेपरेटेड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के मीन्स हैं तो जी तो ठीक है, जी अपने नहीं है, इसको सिर्फ हम यूज कर सकते हैं फॉर द पब्लिक वेलफेयर, और अपने पर्सनल यूज के लिए इन मीन्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में ही डिसीजन लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज कीपिंग रिकॉर्ड, जो जितना भी काम करते हैं उनका रिकॉर्ड इन राइटिंग में रखते हैं। तो हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी ब्यूरोक्रेसी का ही काम बन जाता है। देन करियर सर्विसेज, मीनिंग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका करियर क्या होते हैं? अपनी जॉब ही होती है। इनमें जो सैलरी है, पे स्केल है, प्रमोशन है, वो इंक्लूड होती है। सैलरी कितनी कैसे होगी, इसका कैसे एनुअल इंक्रीमेंट होगा, तो प्रमोशन किस बेस पर होगी, सीनियरिटी बेस, मेरिट बेस, या इनका अचीवमेंट लेवल है वो कैसे हम अचीव करेंगे, इन सबको देखते हैं। और ड्यूरिंग द जॉब इन्होंने अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट है इसको भी फॉलो करना है। तो करियर सर्विसेज बन चुका है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दे कि इन्होंने जॉब कुछ सालों बाद चेंज कर लेनी है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपनी यंग एज में इसमें इंक्लूड होते हैं और रिटायरमेंट के एज तक इसी में सेम वर्क करते रहते हैं। नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड, जितने भी ब्यूरोक्रेसी है इनके हेड कौन होते हैं? पॉलिटिकल हेड होते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर हम फिनांस का डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फिनांस डिपार्टमेंट इसके हेड कौन है? पॉलिटिकल हेड होता है। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा तो मेंबर तो जे हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन इनका हेड कौन होता है? एक पॉलिटिकल लीडर होता है। मैक्स वीवर ने यही कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसलर, प्रेसिडेंट या फिर कोई भी हायरार्की में जो मोनार्की है वो भी इसका हेड हो सकती है। तो यही बात कह रहे हैं, नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है। तो मैक्स वीवर ने जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन की गई हैं। तो इसके बाद जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये एलिमेंट्स प्रिवेल करते हैं तो हम उसको ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। कैसे? वो 5 एलिमेंट्स कौन से बताए हैं? फर्स्ट है बाउंड बाय रूल्स, अगर जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो रूल्स के थ्रू बाउंड हैं। नंबर 2 स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। नंबर 4 इम्पर्सनल डिटैचमेंट, तो वो भी क्या होगा? एलिमेंट्स में आएगा। नंबर 5 करियर सर्विसेज एंड डिसिप्लिन, अगर इसको मेंटेन करते हैं तो ये 5 एलिमेंट्स के साथ क्या बन जाती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये फीचर्स एलिमेंट्स हो गए। और उसके बाद जो मैक्स वीवर हैं, इन्होंने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हैं जो हर एक ब्यूरोक्रेसी में ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन है पूरी एफिशिएंट वर्क कर सकती है। तो वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? इनमें से फर्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीगल नॉर्म्स। तो पहले क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में? तो पहले लीगल नॉर्म्स है, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। ऑल्दो जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है। तो लीगल नॉर्म्स है, एग्रीमेंट है, वो एस्टैब्लिशमेंट होना जरूरी है। नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, तो सब कुछ कैसे होना चाहिए? लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो हर एक एम्प्लॉय है वो नॉर्म्स में लॉ के अकॉर्डिंग बाउंड होना चाहिए, चाहे एम्प्लॉयर है चाहे एम्प्लॉय है, वो सभी क्या होते हैं? लॉ के थ्रू बाउंड होते हैं। लीगल अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटी मिली है हर एक ऑफिसर को, वो अथॉरिटी कौन सी है? लीगल अथॉरिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। जिसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास ज्यादा लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, और जिसके पास कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अथॉरिटी भी कम होती है। तो पास है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट होती हैं। जैसे जैसे आप काम करते हो, काम के साथ एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, साथ में आपको पास है पावर्स भी मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो आपकी सभी की सभी अथॉरिटी क्या होती है? लीगलाइज होती है। देन ओबीडियंस ऑफ द अथॉरिटी, तो हर एक जूनियर है अपने सीनियर की अथॉरिटी को मानता है, जो भी काम उसको दिया जाता है वो उसके काम करते हैं। लेकिन जो अथॉरिटी है पर्सनल कैपेसिटी में नहीं दी जाती, ऑफिशियल कैपेसिटी में होती है। इसका मीनिंग ये हुआ एक सीनियर अपने इंडिविजुअल पर्सनल वर्क नहीं करवा सकता, वो ऑफिस के काम ही उससे करवा सकता है। एंड लास्ट वन इज इम्पर्सनल ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है अथॉरिटी रैंक पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है। इसमें इम्पर्सनल ऑर्डर, अपने पर्सनल ऑर्डर नहीं दिए जा सकते हैं। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में जितने भी डिसीजन लेने हैं वो लिए जाते हैं। एंड इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि अथॉरिटी में हर एक के पास अथॉरिटी उसकी रैंक के अकॉर्डिंग आएगी, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आएगी। और हम ये नहीं कह सकते किसी की रैंक हायर है और उसको कम अथॉरिटी दे दी, किसकी रैंक कम है उसको ज्यादा देती, तो ये क्या हो जाएगा? ये पर्सनल हो जाएगा। इसीलिए रैंक एंड पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 5 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होने बहुत जरूरी हैं फॉर द ब्यूरोक्रेसी। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में जो मैक्स वीवर है इसके बेसिक व्यूज के फीचर्स, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल आइडियाज हैं वो किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वीवर हैं इसको डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।